27 साल की उम्र में मैं मुंबई के एक दफ्तर में काम करती थी। मैं अपना काम बखूबी करती थी और मेरा भविष्य उज्जवल लग रहा था। दुनिया में मैं अकेली थी और मैं खुश थी। शनिवार की दोपहर को मैं काम नहीं करती थी। मैं अपनी छोटी नाव लेकर मुंबई के पास समंदर में निकल जाती थी। एक शनिवार की दोपहर मैं नाव चलाते हुए बहुत दूर निकल गई। दोपहर की तेज हवा मेरी नाव को धकेल कर खुले समंदर में ले आई। उस रात जब मैंने सारी उम्मीदें खो दी थीं, एक छोटे जहाज ने मुझे देखा और अपने जहाज पर चढ़ा लिया। वह जहाज लंदन जा रहा था। सफर लंबा और तूफानी था। मैंने अपने यात्रा के खर्च के लिए एक नाविक के रूप में काम किया। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मेरे कपड़े पुराने और गंदे थे। मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। इन पैसों से मैंने पहले 24 घंटे खाना खाया और सोने की जगह ढूंढी। अगले 24 घंटों के दौरान मैंने न तो कुछ खाया और न ही मैं सोई। अगली सुबह करीब 10 बजे मैं कनॉट प्लेस पहुंची। मैंने एक बच्चे को एक बड़ी नाशपाती हाथ में लिए गुजरते देखा। बच्चे ने उसका एक छोटा सा टुकड़ा खाया और फिर नाशपाती को सड़क पर फेंक दिया। मैं रुकी और उसे देखने लगी। मैं बहुत भूखी थी और मुझे वह नाशपाती बहुत ज्यादा चाहिए थी। लेकिन हर बार जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की, कोई ना कोई पास से गुजरता और मुझे देखने लगता। मैं फौरन दूसरी दिशा में मुड़ जाती और उस व्यक्ति के गुजरने का इंतजार करती। मैंने उस नाशपाती को पाने की बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। मैं हताश थी। मैंने फैसला किया कि मैं नाशपाती उठा लूंगी और मुझे देखने वाले लोगों की परवाह नहीं करूंगी। उसी पल मेरे पीछे एक खिड़की खुली और एक सज्जन ने कहा, कृपया अंदर आइए। एक अच्छे कपड़े पहने नौकर ने दरवाजा खोला। वह मुझे एक सुंदर कमरे में ले गया। यहां 2 बूढ़े सज्जन बैठे किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनका नाश्ता मेज पर रखा था। मैं बहुत भूखी थी और मैं उनके नाश्ते को घूर रही थी। मैं पाठक को बताना चाहती हूं कि उन 2 सज्जनों ने कई दिन पहले एक शर्त लगाई थी। मुझे उस शर्त के बारे में बात तक कुछ भी पता नहीं था। वे दोनों बूढ़े सज्जन भाई थे और कई दिनों से एक बहुत ही अजीब विषय पर बहस कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहस को एक शर्त के साथ खत्म करने का फैसला किया। शर्त का विषय यह था, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विदेशी देश के साथ सार्वजनिक लेन देन के लिए 1-1 करोड़ रुपए के 2 बैंक नोट जारी किए थे। एक बैंक नोट का इस्तेमाल हो गया था और दूसरा बैंक में ही रह गया था। इसी बात पर एक भाई ने दूसरे से कहा, अगर कोई ईमानदार और बुद्धिमान अजनबी दिल्ली में बिना किसी दोस्त और पैसे के आता है, सिवाय उसे 1 करोड़ रुपए के बैंक नोट के, तो वह भूख से मर जाएगा। दूसरे भाई ने जवाब दिया, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। पहले भाई ने कहा, अगर वह उस बड़े नोट को बदलने के लिए बैंक या कहीं और जाता है तो पुलिस उसे जेल में डाल देगी। हर कोई सोचेगा कि उसने इसे चुराया है। वे दिनों तक बहस करते रहे जब तक कि दूसरे भाई ने कहा, मैं 20 लाख रुपए की शर्त लगाता हूं कि वह अजनबी उस बैंक नोट के साथ 30 दिनों तक जीवित रहेगा और जेल भी नहीं जाएगा। पहले भाई ने शर्त मान ली। वह बैंक गया और 1 करोड़ रुपए का बैंक नोट खरीद लाया। घर लौटकर उसने एक पत्र तैयार किया। फिर दोनों भाई शर्त के लिए सही इंसान का इंतजार करते हुए खिड़की के पास बैठ गए। जब उन्होंने मुझे खिड़की से देखा तो उन्हें लगा कि मैं ही वह सही इंसान हूं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे और जल्द ही उन्हें मेरी कहानी पता चल गई। अंत में उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनकी शर्त के लिए सही इंसान थी। उन सज्जनों में से एक ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं उसे खोलना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, नहीं, इसे अभी मत खोलो। जब तक तुम अपने कमरे में ना पहुंच जाओ तब तक इंतजार करो, फिर इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं भ्रमित थी और मुझे लगा कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। जब मैं उनके घर से निकली तो मैंने सड़क पर नाशपाती की तलाश की, पर वह जा चुकी थी। मैं उन दोनों सज्जनों पर काफी गुस्से में थी। उनके घर से दूर आकर मैंने लिफाफा खोला। मैंने देखा कि अंदर पैसे थे। मैं उनका पत्र पढ़ने के लिए नहीं रुकी। मैं दौड़कर पास के एक ढाबे पर गई और मैंने खूब खाया। आखिरकार मैंने खाने का भुगतान करने के लिए पैसों वाला लिफाफा निकाला। मैंने बैंक नोट को देखा और लगभग बेहोश हो गई। ये 1 करोड़ रुपए का बैंक नोट था। मैं अवाक रह गई।
मैंने सोचा कि उन दो सज्जनों से कोई बड़ी गलती हुई है। ढाबे का मालिक भी उस नोट को घूर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने बस उसे नोट दिया और कहा, कृपया छुट्टे दे दीजिए। मालिक ने 1000 बार माफी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मैडम, लेकिन मैं इस बैंक नोट को नहीं बदल सकता। मैंने कहा, मेरे पास और कोई पैसा नहीं है, कृपया इस नोट को बदल दें। तब मालिक ने कहा, आप इस भोजन के लिए जब चाहें भुगतान कर सकती हैं मैडम। मैं समझता हूं कि आप एक बहुत अमीर महिला हैं जो गरीब बनकर लोगों से मजाक करती हैं। आप यहां आकर जब चाहें जितना चाहें खा सकती हैं। मैं ढाबे से निकलकर उन दो सज्जनों के घर की ओर भागी ताकि उनकी गलती सुधार सकूं। जब मैं पहुंची तो उसी नौकर ने दरवाजा खोला और बताया कि साहब लोग 1 महीने की यात्रा पर विदेश गए हैं। मैं बहुत परेशान हुई, पर नौकर ने मुझे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है और वे समय पर लौटकर मुझसे मिलेंगे। भ्रमित होकर मैंने आखिर में वह चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, आप एक बुद्धिमान और ईमानदार इंसान हैं, गरीब और एक अजनबी भी हैं। इस लिफाफे में आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ये केवल 30 दिनों के लिए आपके हैं। 30 दिनों के अंत में इस घर में लौट आना। मैंने तुम पर एक शर्त लगाई है। अगर मैं यह शर्त जीतता हूं तो तुम जो चाहो वो नौकरी और जो चाहो वो वेतन पा सकती हो। चिट्ठी पर कोई हस्ताक्षर, पता या तारीख नहीं थी। मैं एक पार्क में बैठकर सोचने लगी। मैं समझ गई कि मैं एक अजीब खेल का हिस्सा हूं। मैं बैंक या पुलिस के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि वे मुझे चोर समझकर जेल में डाल देते या पागल खाने भेज देते। मेरे पास एक ही रास्ता था, इस नोट को 1 महीने तक संभाल कर रखना और उस सज्जन को शर्त जीतने में मदद करना ताकि मुझे वह नौकरी मिल सके। इस विचार से मुझे खुशी हुई और मैं दिल्ली की सड़कों पर चल पड़ी। मैं नए कपड़े खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। आखिरकार मैं एक दर्जी की दुकान में गई। मैंने उनसे एक बहुत पुराना और सस्ता सूट मांगा जो कोई नहीं खरीदता था। जब भुगतान करने का समय आया तो मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक बड़ा नोट है। पहले तो दर्जी ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन जब मैंने उसे 1 करोड़ रुपए का नोट दिया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। दुकान का मालिक आया और अपने कर्मचारी पर चिल्लाया, तुम मूर्ख हो, तुम एक करोड़पति को यह बदसूरत सूट कैसे बेच सकते हो। मालिक ने मुझसे माफी मांगी और मुझे सबसे बेहतरीन कपड़े पहनने को दी। उसने मेरे और कपड़ों का ऑर्डर भी ले लिया और कहा कि मैं पैसे बाद में दे सकती हूं। उसने कहा, मैं हमेशा इंतजार करूंगा। इसके बाद तो जैसे जादू हो गया। मैं बिना पैसे दिए वह सब कुछ खरीद सकती थी जो मैं चाहती थी। मैं बस अपना करोड़ का नोट दिखाती और कोई भी मुझसे पैसे नहीं मांगता था, क्योंकि किसी के पास छुट्टे नहीं होते थे। मैं एक महंगे होटल में रहने लगी, लेकिन नाश्ता हमेशा उसी शर्मा जी के ढाबे पर करती जहां से सब शुरू हुआ था। मेरे और मेरे नोट की खबरें पूरे दिल्ली में फैल गईं। मैं एक अमीर और महत्वपूर्ण महिला की तरह जी रही थी, पर मैं जानती थी कि यह सपना 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 10 दिन बाद मैं अमेरिकी राजदूत से मिलने गई। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे एक दावत पर आमंत्रित किया। मुझे एक महत्वपूर्ण दोस्त पाकर खुशी हुई, जो शायद बाद में मेरे काम आ सकते थे। दावत में कई बड़े लोग थे। वहीं मेरी मुलाकात प्रेम नाम के एक सुंदर 22 वर्षीय लड़के से हुई। मैं 2 मिनट में उससे प्यार करने लगी और वह मुझसे। दावत में एक और मेहमान आई, सुश्री लता। लता को देखकर मैं चौंक गई। उसने मुझे पहचान लिया और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुंबई वाली हरिता हो। 6 महीने पहले तुम एक छोटे से दफ्तर में काम करती थी और आज तुम दिल्ली में एक मशहूर करोड़पति हो। लता मेरी पुरानी दोस्त थी जिसके साथ मैं मुंबई में काम करती थी। उसने बताया कि वह दिल्ली में एक कंपनी के शेयर बेचने आई थी, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई और उसके सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने उससे वादा किया कि मैं दावत के बाद उसकी पूरी कहानी सुनूंगी। शाम को मैंने और प्रेम ने बातें की, दिल का हाल बताया। प्रेम, मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, हरिता, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। उस शाम मैं बहुत खुश थी।
मैंने उसके साथ पूरी ईमानदारी बरती और उसे बताया कि मैं गरीब हूं और वह करोड़ का नोट मेरा नहीं है। मैंने उसे शर्त वाली पूरी कहानी सुनाई। उसे यह कहानी बहुत मजेदार लगी। मैंने उसे बताया कि मुझे अपने कर्ज चुकाने के लिए वह नौकरी कितनी जरूरी है और उससे पूछा कि क्या वह उस दिन मेरे साथ चलेगी जब मैं उन दो सज्जनों से मिलूंगी। उसने हाँ कह दी। दावत के बाद मैं लता के साथ होटल लौटी। वह अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान प्रेम के ख्यालों में खोया हुआ था। मेरे शानदार होटल के कमरे को देखकर लता उदास हो गई और बोली, तुम कितनी अमीर हो और मैं कितनी गरीब। उसके शब्दों ने मुझे डरा दिया, क्योंकि मैं भी उतनी ही गरीब और कर्ज में डूबी थी। मेरी आखिरी उम्मीद बस वह शर्त थी। मैंने लता को बताया कि मैं उसकी बात इसलिए नहीं सुन पाई क्योंकि मैं प्यार में हूं। ये सुनकर वह मेरे लिए बहुत खुश हुई और उसने धैर्यपूर्वक मुझे अपनी कहानी फिर से सुनानी शुरू की।